हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग आज आधुनिक इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो है कंप्लीट कर लिया था। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आधुनिक इतिहास से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश माना जाता है वो देखिए क्या दिया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक, लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो क्या मानती है, वो 1632 ईस्वी में मानती है कि डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पटना में। आगे देखते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार जो है वो 1662 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है, जो डचों ने जो है पटना में कब अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो वो 1638 में, लेकिन जो बिहार लोक सेवा मानती है वो कब मानती है, वो 1632 में, क्योंकि पटना जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। आगे देखते हैं, आगे दिया है IGNOU नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 ईस्वी दी गई है। जैसे इग्नू नोट और जो अन्य प्रमाणित पुस्तक हैं उसमें पटना में डच फैक्ट्रियों की जो स्थापना है वो 1638 ईस्वी दी गई है, मानी गई है, लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग मानती है वो 1632 ईस्वी ही मानती है कि पटना में डचों का जो व्यापारिक केंद्र बनी, जो व्यापारिक फैक्ट्रियां बनी, वो 1632 में बनी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। ठीक, वर्तमान में जो पटना कॉलेज है और कलेक्ट्रेट है वो डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। आगे दिया है अगला पॉइंट, सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात होता था। आगे दिया है अगला पॉइंट, देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। कब? 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। आगे दिया है 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, जुलाई 1763 में मीर कासिम एड्स को थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक, कब? जुलाई 1763 में मीर कासिम एड्स को थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद गिरिया तथा उधवा नाला में युद्ध में जो है वह पराजित हुआ था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब, क्या कह रहा है, अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। कौन कौन? देखिए, मीर कासिम अवध का नवाब उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी वो बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई, हार गई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए
वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं। प्रमुख विद्रोहों को देखते हैं। क्लाइव के काल में क्या दिया है। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे क्या श्वेत विद्रोह कहा गया। श्वेत विद्रोह कहाँ हुआ था। मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों के ठीक किया था क्लाइव के काल में। श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो क्लाइव के काल में। आगे दिया है 1759 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1759 से 1760 के बीच। आगे देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन में दिया है इसके प्रवर्तक जो थे वो अब्दुल वहाब थे। कौन थे, अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। किसे, बहावी आंदोलन को। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखते हैं। आगे दिया है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन में दिया है हाजी शरीयतुल्लाह। क्या दिया, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसके जो मुख्य नेता थे। पटना जो है इसका फराजी आंदोलन का केंद्र था। आगे दिया है ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है हाजीपुर। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। ठीक, कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इसमें जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का जो प्रमुख कारण हुआ करता था। आगे देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बारे में देखते हैं क्या दिया है। कोल विद्रोह के लिए दिया है यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। जो बिहार का पहला जनजातीय और सुसंगठित विद्रोह था वो कोल विद्रोह था, और कोल विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। आगे दिया है इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। जो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, वो सिगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे देना और उनकी बहनों पर किया गया अत्याचार। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है दिकुओं द्वारा किए गए, क्या कह रहा है, दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। क्या है, दिकुओं द्वारा किए गए जो ये कुकृत्य थे उनके कारण जो है सिगराई मानकी और सुरगा मुंडा जो थे उन्होंने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर क्या किया, विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे समय के संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह जो है दबा दिया गया। आगे देखते हैं अगला कौन सा विद्रोह दिया है। इसी विद्रोह में कोल विद्रोह में अगला पॉइंट है कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन का प्रावधान लागू किया गया। ठीक, क्या कह रहा है देखिए, इस क्षेत्र पर जो शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 जो है इसका प्रावधान लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर खास और पलामू और खड़गडीहा
रामगढ़ और कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महल देखिए ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। जो ये कानून था, इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास को, पलामू को, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को जो है पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर दिया गया और इन्हें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन ठीक प्रांत के रूप में संगठित कर दिया गया और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसियों का नाम दे दिया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है, इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को सौंपी गई और इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंस थे। कौन थे? कैप्टन थॉमस विल्किंस थे। आगे देखते हैं, ये वही विल्किंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। क्या कह रहा, देखिए कह रहा है ये वही विल्किंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। किशुन साहब के नाम से जो प्रसिद्ध हुए वो कौन थे? विल्किंस ही थे। ठीक, कैप्टन थॉमस विल्किंस थे। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, आगे विल्किंस ने ही विल्किंस रूल बनाया जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस देख लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।